हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आप लोग पढ़ रहे हो पाठ एक। पाठ एक के पिछले 2 वीडियो हम बना चुके हैं और आपने वो दोनों वीडियो जरूर देखे होंगे। पाठ एक में भोजन और भोजन से पड़ने वाले मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी उसके लिए आवश्यक होती हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर का स्वस्थ वृद्धि होना बहुत ज़रूरी होती है। हमारा जो शरीर होता है वो स्वस्थ हो और स्वस्थ मस्तिष्क हो तो हम उचित प्रकार से सभी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। इसके लिए आपने देखा था कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए और संतुलित भोजन के अंदर कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनका होना कितना आवश्यक होता है या उनकी कमी होने से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ये पिछले वीडियो में आप देख चुके हो। जैसे कि आपको बताया था कि अगर संतुलित भोजन हमको नहीं मिलता है तो हमारे शरीर पर उसके दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। अब संतुलित भोजन के अंदर जो उपस्थित होने वाले जो आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशे, ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके भोजन के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। अब इनमें से किसी भी पोषक पदार्थ की कमी से क्या परेशानी हो सकती है? अगर लंबे समय तक इनमें से कोई भी एक पोषक पदार्थ आपके भोजन में अनुपस्थित रहता है तो उसको बोलते हैं हम कुपोषण। क्या बोलते हैं उसको? हम कुपोषण। और कुपोषण का जो दुष्प्रभाव होता है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपके शरीर पर दिखाई देता है। अतः आपने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रोटीन की कमी से आपके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, विटामिन की कमी से क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, खनिज लवणों की कमी से आपके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पिछली वीडियो में देखी थी। प्रोटीन कुपोषण के कारण 2 प्रकार की बीमारियां हुई थी, क्वासी और मेरस्मस। प्रोटीन जो होता है मुख्यतः बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है और इन्हीं को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है प्रोटीन। ठीक है ना। खनिज लवणों में आपको बताए थे मैंने 5-6 खनिज लवण आपको लिखवाए थे जो प्रमुखतया आपके शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। उनके अलावा और भी कुछ खनिज लवण होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सबसे अधिक मात्रा में हमारे लिए आवश्यक है उनके बारे में मैंने लिखवाया था। उसमें मैंने लिखवाया था आपको आयरन की कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता, ये रोग हो जाते हैं। रक्तहीनता जिसको कह सकते हैं। आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो आपके दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में आपकी मदद करते हैं। विटामिन डी के साथ मिलकर आयोडीन की कमी से हमें गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। और सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो तंत्रिकीय आवेग के लिए आवश्यक होते हैं आपके शरीर में। अगर सोडियम और पोटेशियम का लेवल एक निश्चित स्तर से घटता है तो हमारे जो तंत्रिकीय आवेग यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा जो ग्रहण की जाने वाले उद्दीपन है उनके संचरण में परेशानियां होने लग जाती हैं और हमारी जो मानसिक स्मृति है वो क्षीण होने लगती है, यानी कि याददाश्त से संबंधित कुछ तथ्य वहाँ पर आपको बताए थे। तो इस प्रकार से खनिज लवणों की कमी से होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। ठीक उसी प्रकार से एक बहुत ही आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो वस्तु है उसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। और वो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक चीज़ है खाने पीने में वो क्या है? जल। क्या है बच्चों? जल। पानी आपके शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। हम एक घड़ी भोजन के बगैर 3-4 दिन रुक सकते हो, आप 2 दिन 3 दिन बिना भोजन के आप रह सकते हो, लेकिन बिना पानी पिए हम 1 दिन भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर का 70% पार्ट जो होता है वो जल होता है। और आपकी जो कोशिकाएं होती हैं वो उसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसका लगभग 90% भाग पानी का बना होता है। तो आपके शरीर के अंदर पानी ही एक ऐसा विलायक है जो हर चीज़ को सॉल्युबल कंडीशन में लाता है, यानी कि घुलित अवस्था में लाता है, और जब वो आपके शरीर के अंदर प्रवाहित होते हैं
बिना पानी के आपके शरीर के अंदर होने वाली समस्त प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। उन प्रक्रियाओं में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए आपके शरीर को पानी की उचित मात्रा मिलना बहुत ही आवश्यक है। अब ये देखते हैं हम कि एक स्वस्थ व्यक्ति को और एक वयस्क व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए और पानी क्यों पीना चाहिए। देखो, पानी जो होता है वो आपके शरीर में तंदुरुस्ती, स्फूर्ति, चुस्ती ये बनाए रखता है। आप प्रसन्न मुद्रा में नजर आते हो जब पर्याप्त मात्रा में पानी आपके होता है। आपकी त्वचा शाइनिंग करती हुई नजर आती है, आपकी त्वचा रूखी सूखी नहीं होती। पानी जो होता है, इस पानी के अंदर बहुत सारे चीज़ें या कई सारे तत्व पर्याप्त उपस्थित होते हैं जो आपके शरीर के विभिन्न स्तरों पर उनकी पूर्ति करते हैं। पानी के अंदर खनिज लवण पाए जाते हैं, पानी के अंदर रेशे उपस्थित होते हैं। ये सब आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। बिना पानी के आपके शरीर की जो जैसे पाचन क्रिया है ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती, उत्सर्जन की क्रिया ठीक से नहीं हो पाती। तो ये सारी प्रक्रियाएं जब प्रभावित होती हैं तो हमें पानी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि हमें किस प्रकार का पानी पीना चाहिए, किस प्रकार का पानी नहीं पीना चाहिए, और उचित मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर को क्या लाभ हो सकते हैं, और अगर हम पानी को कम मात्रा में पीते हैं तो हमारे शरीर पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसे प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ही जरूरी होता है एक स्वस्थ व्यक्ति को। उस वयस्क व्यक्ति के शरीर की सारी उपापचय क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना पानी आवश्यक होता है। अब पानी जो होता है ये क्या क्या लाभ करता है आपके शरीर में। देखो, जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो तो आपके शरीर पर जो अनावश्यक रूप से चर्बी जमा होती है वो नहीं जमा हो पाती। जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो तो आपके शरीर की जो एंटीबॉडीज होती हैं, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बढ़ती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पर्याप्त मात्रा में अगर हम पानी पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है, जैसे एलर्जी वगैरह जो होती है ना, एलर्जी, खांसी, जुकाम, ये पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से इनसे छुटकारा मिलता है। पर्याप्त मात्रा में अगर आप पानी पीते हो तो पथरी जैसी जो रोग होते हैं, गुर्दे की पथरी, मूत्रवाहिनी में पथरी, इस प्रकार के जो पथरी वाले रोग होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो। क्यों कि पर्याप्त मात्रा में आप पानी पियोगे तो वो आपके किडनी को फिल्टर करेगा और सभी नलियां साफ रहेंगी, ठीक है ना। और अगर हम ये पानी नहीं पी पाते हैं तो ये सारी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। अब बात यह आती है कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए और किस प्रकार का जल होना चाहिए। देखो, हमें जो पानी पीना है उस पानी को कैसा होना चाहिए। शुद्ध जल पीना चाहिए हमको, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो शुद्ध जल के क्या गुण होते हैं या पीने योग्य पानी के क्या गुण होते हैं। जिस पानी को आप लोग पीने वाले हो उस पानी में या वो जो पानी है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होना चाहिए। हम जिस पानी को पीने वाले हैं वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, यानी कि किसी प्रकार का रंग उसमें नजर ना आए, किसी प्रकार का स्वाद उसमें नहीं आए और कैसी भी उसके अंदर गंध नहीं आए, तो आप उस पानी को पी सकते हो। नहीं तो आप सोचो कि अगर किसी प्रकार की गंध, चाहे खुशबू आ रही है चाहे बदबू आ रही है, क्या उस पानी को पी जाओगे आप लोग? नहीं पी सकते। अगर किसी भी प्रकार का रंग उस पानी के अंदर मिला हुआ है तो क्या आप उस पानी को पी सकते हो? नहीं पी सकते। अगर
किसी प्रकार का स्वाद, यानी कि स्वाद का मतलब मैं आपको बताऊं कि यदि उस पानी को मीठा कर दिया जाए तो मीठे पानी को आप कितनी देर तक पी सकते हो? ज़्यादा नहीं पी पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों गुण पीने योग्य पानी के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा आप जिस पानी को पीने वाले हो उस पानी का जो पीएच लेवल है वो कितना होना चाहिए? 7.0, यानी कि पानी कैसा होना चाहिए? उदासीन। इस बात को समझते हो? क्योंकि पीएच लेवल में इस तरह के 0 से लेकर 14 तक पॉइंट होते हैं और यहाँ पर बीच में होता है बिंदु 7। तो इधर अगर आप जाते हो 7 से नीचे 0 की तरफ तो यहाँ पर अम्ल आते हैं, और इधर जाते हो 7 से ऊपर 14 तक तो यहाँ पर क्या आते हैं? क्षार आते हैं। अगर इसका पीएच मान 7 से कम होता है तो पानी अम्लीय हो जाएगा, और अगर इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो पानी क्षारीय हो जाएगा। तो आप लोग ना तो अम्लीय पानी पी सकते हो ना ही क्षारीय पानी पी सकते हो। तो बीच में जो ये बिंदु है 7, ये कैसा होता है? उदासीन। तो आपके पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7। आपके पानी के अंदर आपकी जो आंखें होती हैं उन आंखों से दिखने वाली कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। आंखों से दिखने वाली कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई एक छोटा सा भी कीड़ा आपको पानी के नजर अंदर आ जाएगा तो हम उस पानी को नहीं पी पाएंगे। जैसे परागकण वगैरह होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनसे मुक्त होना चाहिए। और जिस पानी को हम पीने वाले हैं उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुली होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि पानी का अणु सूत्र क्या होता है? H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक निश्चित अनुपात में, यानी कि 2:1 में मिलकर ये जल का निर्माण करती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस 2:1 में मिलकर किसका निर्माण करती है? जल का निर्माण करती है। अब इस जल के अंदर पर्याप्त मात्रा में कौन सी गैस मिली होनी चाहिए? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की मात्रा लेवल उस पानी के अंदर कम है तो आपको वो पीने योग्य नहीं होता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हम आज देखने वाले हैं कि जो पानी होता है वो आपके शरीर के लिए किस प्रकार आवश्यक होता है और हमें कैसा कैसा पानी पीना चाहिए। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पानी एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है, पानी एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और प्राकृतिक रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताओ? ठोस, द्रव और गैस। इन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल उपस्थित होता है। ठोस बर्फ के रूप में जल उपस्थित है, द्रव पानी के रूप में उपस्थित है और गैस में भाप के रूप में पानी उपस्थित है। यानी कि प्राकृतिक रूप से जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है ना। और तीनों अवस्थाओं में ही आप लोग इसका उपयोग करते हो। तो जल बोला जाता है, एक लाइन कही जाती है कि जल ही जीवन है, क्योंकि बिना जल के हम एक दिन भी जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो अधिकांश भाग होता है वो किसका बना है? पानी का। क्योंकि मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ कि जब डिहाइड्रेशन की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है, डिहाइड्रेशन का मतलब जैसे उल्टी दस्त वगैरह हो जाते हैं, तो आपके शरीर से जो आवश्यक जल की मात्रा होती है वो बाहर निकल जाती है। और जैसे जल से जल की मात्रा बाहर निकल जाती है तो आपकी जो त्वचा है ना, आप इस तरह से इसको पकड़ के देखो, ये सिकुड़ने लग जाएगी, आपकी त्वचा सिकुड़ जाती है और आपके हाथ पैरों की ताकत क्षीण हो जाती है। हम रास्ता भी नहीं चल पाते हैं, हम खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और जब पानी की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो जाती है तो हम फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो पानी यानी कि जल, जल ही हमारे लिए क्या है? जीवन है। इसलिए सेव द वाटर, जल का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जल की कीमत को हमें पहचानना चाहिए। ये प्रकृति की तरफ से दिया गया हमारे लिए अमूल्य उपहार है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। तो अब देखते हैं हम कि पानी आपको कैसा पीना चाहिए या कितना पीना चाहिए, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, पीने योग्य पानी में पानी के गुण। पीने योग्य पानी के क्या गुण होने चाहिए, पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए, ये चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि कभी भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको एक उचित मशवरा देता है और सलाह देता है, और वो बोलता है आपको कि आपको कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की सभी उपापचय क्रियाएं ठीक से चल सकें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को, चाहे एक वयस्क लिख दो आप सीधे, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास जल पीना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम कितना जल पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास जल पीना चाहिए, ठीक है ना। अब इस जल में क्या गुण होने चाहिए? पीने योग्य जल में जल के गुण क्या गुण होने चाहिए? देखो, सबसे पहला लिख रहा हूं, पीने योग्य पानी रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होना चाहिए। पीने योग्य जो पानी है उसका सबसे पहला गुण क्या है कि वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होना चाहिए। पीने योग्य जल में पर्याप्त मात्रा में कौन सी गैस घुली होनी चाहिए? ऑक्सीजन। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुली होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में कौन सी गैस घुली होनी चाहिए? ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। तीसरा, इस जल का पीएच मान 7.0 कोष्टक में लिख रहा हूं मैं खुदा से 7.0 होना चाहिए। पीने योग्य जो पानी है वो कैसा होना चाहिए?
उदासीन होना चाहिए। और क्या गुण होना चाहिए बताओ इसमें? इस जल में आंखों से दिखने वाली, आपकी आंखों से दिखने वाली किसी भी प्रकार के जो कण हैं, दिखने वाले कण, वाले की जगह लिखो वाले, दिखने वाले कण, व वनस्पति, वनस्पति का कोई भी भाग, फूल पत्ती वगैरह नहीं होनी चाहिए। और क्या गुण लिख सकते हैं बताओ? जो पीने योग्य पानी है उसमें हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव भी नहीं होने चाहिए। पीने वाले जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, यानी कि पानी के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते। इसलिए कई बार जब थोड़ी सी देर आप उस पानी को रखते हैं जिसके अंदर सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं तो उस पानी के अंदर ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो हमें उस पानी को एक कपड़े से छान कर अपने बर्तन में भरने के बाद ही उपयोग में लेना चाहिए। तो ये इस तरह के मैंने 5 गुण यहाँ पर नोट किए हैं और इन 5 गुणों को मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। वही गुण मैंने यहाँ पर नोट किए हैं जो मैंने अभी आपके सामने बोले थे। तो आपका जो जल है, जिस जल को आप पी रहे हो रोजाना या जिस जल का आप रोजाना उपयोग कर रहे हो, उस जल के अंदर ये 5 गुण तो आवश्यक रूप से होने ही चाहिए। जब इस प्रकार का जल आपके पास है तो वो जल आपको पीने योग्य जल कहलाएगा। समझ में आ रही बात? अब जो जल आपने ये पीने योग्य जल के गुण लिखे हैं, तो अब इस शुद्ध जल को यहां पर देखो मैंने हेडिंग में डाला है पीने योग्य जल के गुण, और यहां पर ये भी हो सकता है शुद्ध जल के क्या गुण होते हैं। शुद्ध जल वही होगा जिसको आप पी रहे हो, ठीक है ना। तो आप चाहे पीने योग्य पानी के गुण देख लें, चाहे शुद्ध जल के गुण देख लें, बात एक ही है। और यहाँ पर थोड़ी सी उसकी भी जानकारी जल की हमने लिख दी है, जिसमें आपको ये भी बता दिया कि कम से कम आपको रोजाना कितना पानी पीना है, इस बात का हमको विशेष ख्याल रखना है। और इन गुणों के साथ साथ अगर हम अब जल की बात करें तो ये जल आपके शरीर को क्या क्या लाभ पहुंचाता है। अगर इस प्रकार का पानी हम पी रहे हैं और 8 से 10 गिलास पी रहे हैं तो ये जल हमारे शरीर को किस प्रकार के लाभ पहुंचाता है, ठीक है ना। तो पर्याप्त मात्रा में अगर हम पानी पीते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि क्या लाभ करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लाभ। ये प्रश्न ही है अगला आपका। पर्याप्त मात्रा में अगर हम पानी पी रहे हैं तो उस पानी के हमारे शरीर को क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है ना। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के क्या लाभ हो सकते हैं, ये हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जल हमारे, मैं एक लाइन नोट कर रहा हूं, शरीर की समस्त
उपापचयी क्रियाओं, उपापचयी क्रियाओं को, उपापचयी क्रियाएं कोशिकीय स्तर तक होती हैं। उपापचयी क्रियाएं कहाँ होती हैं? कोशिकीय स्तर तक होती हैं। उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने में प्रमुख भूमिका निभाता है, प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है ना? पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर को निम्न लाभ होते हैं। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हो तो आपके शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है? नंबर 1, उचित मात्रा में पानी पीने से, अगर आप सही मात्रा में पानी पी रहे हो, पीने से शरीर में या शरीर के जहरीले पदार्थ, आपके शरीर के अंदर विषैले पदार्थों का निर्माण होता है। और उत्सर्जन की क्रिया में आपको हमने बताया था कि आपके शरीर में सबसे खतरनाक जो जहरीला पदार्थ है वो कौन सा है? अमोनिया। आपके शरीर के अंदर सबसे खतरनाक जो पदार्थ का निर्माण होता है वह किसका होता है? अमोनिया का। और हमारा जो यकृत होता है वो इस अधिक जहरीले अमोनिया को कम जहरीले या कम विषैले यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और आप लोग उस यूरिया को वृक्क के द्वारा निस्पंदन क्रिया में वो छनता है। छनने के बाद नेफ्रॉन्स इस काम को करते हैं, मूत्र का निर्माण होता है और उस यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए जल आवश्यक है कि नहीं है? उस यूरिया को बाहर निकालने के लिए जल आवश्यक है। तो जहरीले पदार्थों को अगर शरीर से बाहर निकालना है तो आपको पर्याप्त पानी पीना पड़ेगा, जिससे आप बार बार टॉयलेट जाएंगे तो बार बार आपके शरीर का रिफाइंड होता चला जाएगा। यानी कि आपकी पूरी बॉडी फिल्टर होती है। बॉडी फिल्टर का मतलब आपके ब्लड के अंदर जितना भी यूरिया मिला हुआ है वो सब का सब छनकर बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? तो कई बार हम ध्यान से देखेंगे कि जब हम टॉयलेट करने जाते तो आपके टॉयलेट का ना एक विशेष प्रकार का कलर आपको दिखाई देता है, पीले रंग का। अगर पीले रंग का कलर हमको दिख रहा है तो इट मीन्स आपकी बॉडी पूरी तरह से रिफाइंड नहीं है। आगे समझ में? और जब आपके टॉयलेट का कलर बिल्कुल पानी जैसा साफ हो तो आप पूरी तरह से रिफाइंड हो। इसका मतलब आप पानी कम पीते हो। तो पर्याप्त पानी पियोगे तो आपका जो मूत्र होगा वो बिल्कुल जल जैसा क्लीन होगा। ठीक है ना? जहरीले पदार्थ, शरीर के जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर, जब जहरीले पदार्थ निकल जाएंगे तो आपके शरीर को किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगी, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। शरीर कैसा रहेगा? रोग मुक्त। अब शरीर जब रोग मुक्त रहेगा
तो उसके अंदर चुस्ती बनी रहेगी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बनी रहेगी, और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा और चुस्ती बनी रहेगी तो आपका जो शरीर है उसके सारे अंग ठीक प्रकार से कार्य करेंगे। मैं ऊपर से इसको साफ कर रहा हूं। ये गुण तो आपने लिख लिए होंगे। पीने योग्य पानी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, और दूसरा प्रश्न आप ये लिख रहे हो कि पर्याप्त मात्रा में जल पीने से आपके शरीर को क्या लाभ होते हैं। नंबर 2, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। पर्याप्त मात्रा में जल पीने से शरीर में चुस्ती, जिसको बोल सकते हो आप स्फूर्ति, चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है, जिससे हमें थकान महसूस नहीं होती है। जिससे हमें क्या नहीं महसूस होती है, थकान महसूस नहीं होती है। ठीक है। तीसरा गुण, शुद्ध जल में, यहां पर शुद्ध जल की बात कर रहे हैं हम, पीने योग्य जल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शुद्ध जल में पर्याप्त मात्रा में रेशे, फाइबर्स जिनको बोलते हैं, जो आपके भोजन में होते हैं और आपकी पाचन क्रिया में सबसे ज्यादा मदद करने वाले होते हैं। शुद्ध जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, रेशे होते हैं। और ये जो रेशे होते हैं, ये रेशे क्या करते हैं, जिनसे हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रेशों से क्या होती है, आपकी एंटीबॉडीज मजबूत होती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो बताओ, अतः बीमारियां होने का खतरा नहीं रहता है। जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो बीमारियां होने का खतरा नहीं रहेगा। तो देखो पानी कितनी हेल्प कर रहा है आपकी, और आगे क्या हेल्प कर सकता है बताओ। मैंने बोले थे आपको, प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होगी तो आपके शरीर का मोटापा नहीं बढ़ेगा। शरीर का जो मोटापा बढ़ता है वो पर्याप्त मात्रा में जब आप पानी नहीं पीते हो, तो जो भोजन के पाचन के बाद जो चर्बी बनती है, चर्बी का मतलब बसा, जो बसा बनती है, जो फैट बनती है, वो फैट आपकी त्वचा के निचले हिस्से में जमा होना शुरू हो जाती है। जब त्वचा के निचले हिस्से में जमा होना शुरू हो जाती है तो आपकी त्वचा है ना, ये मोटी होती चली जाती है।
आपकी स्किन को आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि मेरी स्किन कितनी मोटी है। अगर ये ज़्यादा मोटी आपको लगती है तो इसका मतलब इसके नीचे वसा की परतें बहुत अधिक जमा हैं। और ये वसा की जो परतें होती हैं ये व्यायाम करने से या पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से ये अपने आप घुलकर आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हुई शरीर से बाहर निकल जाती है। जब भी वसा घुलती है आपके शरीर के अंदर तो वो आपके शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करती है, और अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। तो जैसे कि आप व्यायाम वगैरह जब करते हो तो आपके शरीर का वेट, जो वजन होता है, वो कम होने लगता है। वजन कम क्यों होता है? क्योंकि जब आप व्यायाम करते हो तो व्यायाम करने के कारण जो वसा जो होती है वो आपकी त्वचा के नीचे जमा है वो पिघलती है, और वो पिघलकर आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हुई आपके शरीर से पसीने के रूप में या टॉयलेट या जैसे भी कोई भी उत्सर्जी भाग है उसके साथ वो आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है ना? तो ये जो अतिरिक्त वसा होती है ये पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से जमा नहीं होगी। उचित मात्रा में पानी पीने से एलर्जी, फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा वगैरह जो रोग होते हैं ना, फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा, आंतों की बीमारी, अस्थमा व आंतों की बीमारियां नहीं होती। देखो एलर्जी में किस प्रकार से मदद करता है। जैसे पानी पिया आपने, पानी पीने के बाद आप जब भी थोड़े बहुत आपके शरीर से वर्क होता है, वर्कलोड जब होता है तो आपके शरीर से पसीना निकलता है। जब पसीना बाहर निकलता है तो आपकी जो त्वचा होती है उस त्वचा का प्रत्येक रोम जो होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। जब रोम खुल जाता है तो उसके जरिए वो पसीना बाहर निकलता है, और पसीना बाहर निकलने से आपकी जो त्वचा है वो तो उचित मात्रा में जब पानी पिएंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती? एलर्जी नहीं हो सकती, फेफड़ों का संक्रमण नहीं हो सकता, अस्थमा और आंतों की बीमारियां हमको नहीं हो सकती। आंतों की बीमारियां, आप जब खाना खाते हो तो भोजन का पाचन और अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? छोटी आंत में, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो होता है वो बड़ी आंत के अंदर अवशोषण होता है। तो इन आंतों के अंदर अवशोषण और पाचन की प्रक्रिया बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक का क्या? पूरी होती है। अब इन आंतों का क्लीन होना, साफ होना बहुत जरूरी होता है। अब इन आंतों को साफ करने के लिए हम झाड़ू तो लगा नहीं सकते, ओके? तो उनको सफाई करने के लिए आप लोग क्या करोगे? अधिक से अधिक पानी पियोगे। पानी पिएंगे तो आपकी जो आंतें होती हैं वो साफ हो जाती हैं। तो आंतें जब साफ हो जाती है तो आंत की जो आंतरिक स्तर की जो दीवार है, उस आंत की आंतरिक स्तर की दीवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कचरा जब जमा नहीं होगा तो उस आंत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण होने का खतरा भी नहीं रहेगा। ठीक है? फेफड़ों के संक्रमण में विशेष प्रकार से हेल्प करता है शुद्ध पानी जो अधिक मात्रा में पिया गया है। एलर्जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। एलर्जी आपकी त्वचा के अंदर हो ही नहीं सकती अगर आप अच्छा ठीक ढंग से पानी पीते हो। समझ आ रही बात? इसके अलावा ये शुद्ध जल जो होता है या पर्याप्त मात्रा में जो पानी होता है ये आपको और क्या हेल्प कर सकता है? देखो भरपूर पानी पीने से, एक और लिख देता हूं मैं, अभी मैंने आपको बोला था भरपूर पानी पीने से गुर्दे की पथरी आदि, गुर्दे की पथरी, सर्दी, जुकाम
जैसी समस्या होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अगर आपने भरपूर मात्रा में पानी पिया है तो आपको गुर्दे की पथरी यानी कि आपकी किडनी के अंदर पथरी पड़ जाती है ना, या मूत्रवाहिनी के अंदर पथरी पड़ जाती है, कई बार क्या पित्त की थैली में पथरी हो जाती है। तो इन जगहों पर जो पथरियां होती हैं यानी कि पथरी संबंधी कोई भी समस्या आपको नहीं हो सकती। जुकाम, खांसी, सर्दी, ये समस्या हमको नहीं हो सकती। अगर सर्दियों के दिनों में हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो हमें सर्दी जुकाम नहीं होता, लेकिन सर्दियों में हम पानी पूरा उचित मात्रा में पी नहीं पाते, इसलिए वहाँ पर हमको ये समस्याएं होती हैं। और पथरी की जो समस्या होती है, आप जो भोजन करते हो, हम जो खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऐसे खनिज तत्वों का मिश्रण होता है जो पथरी का निर्माण कर सकते हैं। और पथरी जो मुख्यतया बनी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, पथरी जो बनी होती है वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। इसकी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है पथरी। और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये ऑक्जेलिक एसिड और ये कैल्शियम। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो आपको कहां से मिलता है? टमाटर से मिल सकता है। और जितनी भी बीज वाली सब्जी हैं उनसे मिलता है। बीज वाली सब्जी और बीज वाले फल, जैसे अमरूद बीज वाला फल है, बीज वाली सब्जी बैंगन है, भिंडी है, ये सब क्या है? बीज वाली सब्जी है। जितनी भी बीज वाली सब्जियां हैं और बीज वाले जो फल हैं, उन सब से आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। टमाटर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। और कैल्शियम जो होता है, आपको कैल्शियम दूध से भी मिलता है, छाछ से भी मिलता है, आपको दही से भी मिलता है, और आप जो खाना खाते हो उसके अंदर से भी आपको कैल्शियम मिलता है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कैल्शियम ऑक्जेलेट को खाता नहीं हो। अब कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अगर अधिक जमा हो जाती है और ऐसी समस्या हो जाती है कि वो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो धीरे धीरे आपके इन मूत्रवाहिनी, किडनी, पित्त की थैली यहाँ से गुजरता है ये, तो इनमें धीरे धीरे ये जमा हो जाता है, क्योंकि रक्त के अंदर जाता है अवशोषित होकर, और रक्त के अंदर जब अवशोषित होकर जाता है तो और इसकी मात्रा पूरी तरह से बढ़ जाती है, और आपने पानी नहीं पिया है और रक्त के अंदर से इसका छनन नहीं हुआ है, तो फिर ये धीरे धीरे आपकी जो वाहिनियाँ होती हैं, जो नलियाँ होती हैं, उनके अंदर ये जमा होने लगता है। और जमा होने लगता है तो एक लंबे समय बाद, यानी कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी समय लग सकता है, एक लंबे समय बाद वो छोटी सी अति सूक्ष्म mm में, जैसे 5 mm, 10 mm, 20 mm, इस तरह की वो एक छोटी सी नोड बन जाती है, गांठ बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं पथरी। तो वो पथरी क्यों बनी? अगर हमने उस टाइम पर पर्याप्त मात्रा में पानी पिया होता तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो था वो घुलकर जब छोटे आकार में बनी, जब 1 या 2 mm की पथरी बनी होती है, तो जब आप पर्याप्त पानी पीते हो तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट उस पानी के साथ आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब पानी की कमी रह जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, और वो धीरे धीरे आपकी जो वाहिनियाँ होती हैं उनके अंदर जमा होता चला जाता है, और हमें पथरी की समस्याएं हो जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है ना बात, पथरी किस प्रकार से बनती है? तो इन पथरी जैसी समस्याओं से अगर आपको निजात पानी है तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के ये 6 फायदे आपके लिए हमने यहाँ पर नोट किए हैं, जिनको आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर पानी दूषित हो गया है, ये तो शुद्ध जल हो गया, शुद्ध जल कैसा होना चाहिए और हमने पानी कितने पीना चाहिए और शुद्ध जल हमारे शरीर में क्या लाभ कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली पानी के बारे में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पाता,
और मजबूरन आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश की या दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है जो मजबूरन अशुद्ध जल या दूषित जल पीने के लिए मजबूर है, उनके लिए ये शुद्ध जल उपलब्ध नहीं होता। तो अशुद्ध जल पीने से उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है और उनके विभिन्न संक्रामक रोग होते भी हैं और नई नई बीमारियां आती रहती हैं विश्व समुदाय में और उन व्यक्तियों के अंदर। जो इस प्रकार के जो यहाँ लाभ मैंने लिखाए हैं, जिनमें से एक भी लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है। और जब इस तरह की समस्या उस शरीर के अंदर पैदा हो जाती है तो उस हम आराम से सोच सकते हैं कि उस शरीर का क्या तो विकास होगा और क्या वो वृद्धि करेगा, उसके शरीर का क्या हो सकता है, ये आप आराम से सोच सकते हैं। तो दूषित जल के भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं और दूषित जल के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकते हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि दूषित जल के हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं कि दूषित जल के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकते हैं। तो देखिए, हेडिंग डालेंगे दूषित जल के दुष्प्रभाव। प्रश्न है आपका कि दूषित जल से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। दूषित या अशुद्ध जल का सेवन करने से शरीर पर निम्न दुष्प्रभाव पड़ते हैं। पहला दुष्प्रभाव क्या हो सकता है आपके शरीर पर जब आप दूषित जल पी रहे हो। दूषित जल जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के रोग कारक सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, जिनके कारण दूषित जल में विभिन्न रोगकारी सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जो शरीर में प्रवेश कर जो का पानी पीएंगे, जब पानी के साथ कहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। शरीर में प्रवेश कर अनेक बीमारियां फैलाते हैं। अब बीमारियां कैसी हो सकती है, देखो दूषित जल में उपस्थित, दूषित जल में क्या उपस्थित हो सकते हैं, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि के कारण हैजा, पेचिस, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, हैजा, पेचिस, आदि रोग हो सकते हैं।
ये आपके दूषित जल में उपस्थित हो सकते हैं, चाहे तो वो विषाणु बैक्टीरिया हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं और कृमि भी हो सकते हैं। ये उस पानी के अंदर अगर उपस्थित है तो वो पानी कैसा होगा? दूषित पानी होगा, ठीक है ना। गंदे जल से अनेक संक्रामक रोग फैल सकते हैं। और ये जो संक्रामक रोग हैं ये कौन कौन से हैं बताओ? संक्रामक रोग कौन कौन से हो सकते हैं भाई? हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, सी कोई सा हो सकता है, फ्लू हो सकता है। और संक्रामक रोग क्या हो सकते हैं? संक्रामक रोग जो एलर्जी पैदा कर सकते हैं। एलर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है, त्वचा की हो सकती है, आंखों की हो सकती है और फेफड़ों की हो सकती है, या श्वसन संबंधी कोई भी बीमारी हो सकती है। श्वसन संबंधी बीमारी हो सकती है। गंदे जल से वायरल संक्रमण हो सकता है। गंदे जल से वायरल संक्रमण हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण कॉलेरा, टाइफाइड, पीलिया, जैसे खतरनाक रोग हो सकते हैं। खतरनाक रोग हो सकते हैं, ठीक है ना। दूषित जल में कृमि के कारण नारू, और नारू का दूसरा नाम है बाला। ये कृमि का नाम क्या है? नारू, और नारू का दूसरा नाम क्या है? बाला। नारू रोग हो सकता है। नारू रोग हो सकता है। नारू रोग क्या होता है? नारू या बाला रोग क्या होता है? देखो यहां पर मैं आपको नोट लिख रहा हूं नीचे। कृमि जनित, ये नोट लिख रहा हूं मैं, अलग से ध्यान रखना है आपको ये नोट, ठीक है ना। कृमि जनित रोग, नाम नारू रोग या बाला रोग। नारू रोग कह दो चाहे बाला रोग कह दो, कृमि जनित रोग है वो। इसका रोग जनक यानी कि नारू रोग का रोग जनक, नारू रोग किस रोगाणु या जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है? रोग जनक का नाम है ड्रैकुन कुलस मेडिनेंसिस। नारू रोग कृमि जनित रोग होता है, इसका दूसरा नाम बाला रोग है।
और इस रोग का रोगजनक यानी कि इस रोग को फैलाने वाला जो कृमि है यानी कि जो कीटाणु है उसका नाम क्या है? ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस। और ये रोग हमारे राजस्थान में होने वाला बहुत ही खतरनाक रोग होता है और ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर पानी की विशेष कमी होती है। और इस रोग के लिए जो जिम्मेदार है वो क्या है? दूषित जल। जैसे हमारा जो राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है उस रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ पर लोग जल के लिए निर्भर करते हैं बारिश पर, वर्षा जल पर। तो वो लोग क्या करते हैं कि वर्षा जल को बड़े बड़े टैंक बनाकर उसके अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको लंबे समय तक यानी कि साल भर तक, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जब तक वो चलता है तब तक उस पानी का उपयोग करते हैं वो लोग पीने में। ठीक है ना? तो जब उस जल को पीने के अंदर लिए करते हैं तो इसका रोग के मादा कृमि जो होती है, इस रोग की मादा कृमि जो होती है, क्योंकि वो जल स्रोत जो होता है, टैंक जो होता है वो ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, खुले वातावरण में होता है और खुले वातावरण होने के कारण उसके अंदर गंदगी, बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु मिक्स हो जाते हैं। तो इस रोग की जो मादा कृमि है वो मादा कृमि अपने अंडे उस पानी के अंदर छोड़ देती है। ये मादा कृमि जो होती है ना, ये अपने अंडे उस पानी के अंदर छोड़ देती है। अब पानी के अंदर जो अंडे छोड़ देती है तो वो अंडे हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इतने छोटे होते हैं। और जब हम उस जल का पीने के लिए उपयोग करते हैं तो वो अंडे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो उन अंडों के लिए हमारा शरीर जो होता है वो परपोषी का काम करता है और वो हमारी आंतों के अंदर पहुंचकर वहाँ से पोषण प्राप्त करते रहते हैं और पोषण प्राप्त करके अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। जब उनका पूर्ण विकास हो जाता है तो वो जो नारू रोग का कृमि है, ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस, ये कृमि वहाँ से निकलकर आपकी त्वचा के नीचे आ जाता है। कहीं भी शरीर के किसी की हिस्से में त्वचा के नीचे पहुँच जाएगा। त्वचा के नीचे जब पहुँच जाता है तो वहाँ जिस स्थान पर इसका मुंह होता है उस स्थान पर आपकी त्वचा में एक छोटी सी फुंसी उठती है और धीरे धीरे वो फुंसी बड़ी हो जाती है और वो जब फूटती है तो उसके अंदर से ये कृमि अपना मुंह बाहर निकाल देता है आपकी त्वचा से। ये अपना मुंह बाहर निकाल देता है तो आदमी को डर लगता है कि मेरी शरीर के अंदर से क्या निकलने लग गया। फिर हम जब डॉक्टर को दिखाते तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करते थे? डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का यूज करता है और इस तरह से 2 बांस की पट्टी लेता है और दोनों बांस की पट्टियों से इस तरह से उसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसका एक लपेटा ऐसे मारता है तो उसकी बॉडी के अंदर तनाव होता है, तनाव के कारण वो ऑटोमेटिकली खींचकर आगे आ जाता है। उसका मुंह पकड़कर उसको हम खींच नहीं सकते क्योंकि अगर वो खींचने पर टूट गया तो उसके बॉडी के अंदर से जो थोड़ा बहुत पॉइजन है वो पॉइजन निकलेगा और आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा और ये आपकी त्वचा है ना, ये गलने लग जाएगी, सड़ने लग जाएगी। इसलिए उसको एक साथ खींचकर बाहर नहीं कर सकते क्योंकि वो खींचेगा ही नहीं। इसलिए उसको ना इस तरह से बांस की पट्टियों से पकड़कर ऐसे लपेटा मारेंगे, फिर धीरे धीरे इसी तरह से लपेटा मारते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर तनाव होता है, वो धीरे धीरे अपने आप बाहर निकलने लग जाता है। और जब पूरी तरह से जब वो बाहर निकल जाता है तो उस एरिया को थोड़ा सा साफ कर देते हैं, कट लगाकर साफ कर देते हैं और फिर वहाँ पर उसमें दवाई लगाकर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी ये मैंने एक रोगाणु के लिए बताई है। अगर आपने पानी के साथ 10-20 अंडे पी लिए तो 10-20 ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, पानी को हमेशा छान के पियो। ठीक है ना? पानी पियो छान के, बेटी ब्याहो जान के। तो ये कथा जो है, ये जो कहावत है बहुत ही सत्य है। तो इस रोग के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चनों में ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। जैसे कोई एक कृमि जनित रोग का नाम लिखिए, तो कृमि जनित रोग कौन सा हो गया? नारू रोग। नारू रोग कैसा रोग है? कृमि जनित रोग। अब नारू रोग को ही हम क्या बोल सकते हैं? बाला रोग। और इस रोग का जो रोग जनक होता है वो कौन होता है? ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस। इस रोग का रोग जनक क्या है? ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस। तो इस प्रकार से आज आपने यहाँ पर जल के बारे में, पानी के बारे में
पूरी जानकारी आपने यहाँ पर प्राप्त की है। ठीक है ना। तो शुद्ध जल कैसा होना चाहिए, पानी जो अब आप लोग यूज करने वाले वो कैसा होना चाहिए, और कितना पानी आपको पीना चाहिए, शुद्ध जल आप जो पी रहे हो वो आपके शरीर के अंदर क्या क्या काम करता है, और आपको कितने लाभ वो शुद्ध जल जो पर्याप्त मात्रा में आप पी रहे हो वो कितना लाभ आपको करता है, इसकी जानकारी हमने की है। और इसके बाद अगर जल अशुद्ध है और दूषित है तो उस दूषित जल को पीने से हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, ये हमने यहाँ पर नोट किए हैं। तो ये भी एक आपके संतुलित भोजन का आवश्यक अंग था, पानी। तो पानी के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बात करेंगे और टॉपिक की, जैसे ओबेसिटी है, मोटापा है, या फिर और जो नशीले व्यसन होते हैं जिनके कारण हमारा शरीर, हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी करेंगे। तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय। नोट करिए इसको।